हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंद्राज सिविल सर्विसेज। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल और हम चर्चा कर रहे थे क्लास 9 की बुक सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। इसी में हम आज आगे देखेंगे कि हम लोग चैप्टर 1 पे समकालीन विश्व में लोकतंत्र, तो इसके अगले पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र में देखेंगे कि कैसे, तो लोकतंत्र के 3 नक्शे की हम बात करें अगर, तो हम देखेंगे लोकतंत्र लोकतंत्र में देखेंगे 3 नक्शे। तो लोकतंत्र आने की, लोकतंत्र को मिलाने वाली चुनौतियों की, सैनिक तख्तापलटों की, लोकतंत्र बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष की, लोकतंत्र की तरफ जाने वाले और उसके रास्ते में आने वाली परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति दिखाई देती है आपको? अब देखिए, अगर हम 3 नक्शों की बात करें तो पहला है लोकतंत्र आने की। ठीक है, किसी देश में लोकतंत्र आया, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियों की, साथ ही सैनिक तख्तापलटों की। ठीक है, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए लोगों के संघर्ष की। हमने चिली और पोलैंड की सरकारों में देखा कि कैसे वहाँ लोकतंत्र स्थापित था, कैसे सैनिक तख्तापलट करते हैं, कैसे सैनिक लोकतंत्र को चुनौतियाँ मिली, फिर लोग उसको बहाल करने के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक, और संघर्ष के दौर में आपने पोलैंड में भी देखा कि वहाँ भी मार्शल लॉ लागू होता है, एक पार्टी का शासन होता है, सोवियत संघ समर्थित। इसी संदर्भ में आपने इन चीज़ों को वहाँ भी देखा। अगर हम बात करें लोकतंत्र की तरफ जाने और उसके रास्ते में आने वाली क्या परेशानियों में क्या कोई स्पष्ट संकेत या प्रवृत्ति दिखाई देती है आपको, हम इसको भी देखेंगे इस संदर्भ में। अब हम ये भी देख लेते हैं, हमने लोकतंत्र की जिन मूल विशेषताओं का जिक्र पहले किया था, ठीक है, उनके आधार पर दुनिया के विभिन्न देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की आप पहचान करें। ठीक है, लोकतंत्र के कुछ आधार होते हैं। ठीक है, आप 3 नक्शों को गौर से देखिए, यह जानने की कोशिश कीजिए कि 20वीं सदी में जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का विस्तार और विकास हुआ, हमने आपको बताया पिछले 100 वर्षों में विश्व के आधे से अधिक देशों में क्या हुआ, लोकतंत्र का विस्तार हो गया। लोगों ने अपने यहाँ लोकतंत्र को ज़्यादा वरीयता या लोकतंत्र को अपनाया, बजाय किसी एक पार्टी के शासन को, या कहें हम कि सोवियत संघ समर्थित किसी व्यवस्था को जो एक पार्टी के शासन से संचालित होती थी, चाहे वो लेनिन साम्यवादी दल हो, चाहे इसके बाद फिर बात कहें कि समाजवादी व्यवस्था। अब आप देखेंगे कि ये एक व्यवस्था के बाद सोवियत संघ यूएसआरआर जो था वो भी टूटा, और बाद में वहां भी क्या हुआ, सोवियत संघ बना। सोवियत संघ मतलब रसिया का निर्माण हुआ। ठीक है, आप देखेंगे इस तरीके से यूएसआरआर से बहुत सारे देश धीरे धीरे अलग होते चले गए। ठीक है, आप देखेंगे, अब आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के थोड़े समय के बाद 1950 तक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों को दर्शाया गया है। इस नक्शे में ऐसे देश शामिल हैं जहां 1900 तक लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी। दूसरा नक्शा सन 1975 का है, जब तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी। दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों में राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी, हम ये भी देखेंगे। और दुनिया 2 देशों में, ध्रुवीय देशों में बढ़ गई थी। आपको बताया था, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी, कोल्ड वॉर का उस समय दौर चल रहा था। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र में क्या कर रही थी, प्रभावित कर रही थी। ठीक है, 21वीं सदी की शुरुआत में आप देखेंगे सन 2000 में 20वीं सदी में लोकतंत्र। ठीक, अब देखिए 1900 से 1950 की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देखिए, ये है 1950 में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो रेड कलर से है। आप देखेंगे इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, और 1900 में नहीं पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकारें। ठीक है, आप देखें 1900 में नहीं पर 1950 में लोकतांत्रिक सरकारें यहाँ भी स्थापित होने लगी, आप देखेंगे। ठीक, आप ये भी देखेंगे 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें। ठीक, आप इन देशों में धीरे धीरे लोकतंत्र की सरकारें स्थापित हो गई। आप ये भी देखेंगे 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें। अब आप 2000 का इस नक्शे को आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए
विश्व के आधे से अधिक देशों में क्या है, लोकतंत्र अपना लिया जा चुका है। ठीक है, अभी ये इसमें तो और भी बहुत सारी आप देखेंगे, अफ्रीका के बहुत सारे, चाहे ये देश हो, चाहे लीबिया देश हो, चाहे इधर सूडान हो, बहुत सारी कंट्रीज में क्या है, लोकतंत्र को अपनाया जा चुका है। अन्य कंट्रियों में भी लोकतंत्र को अपनाया जा चुका है। ये आप देखेंगे जो ये यूएई या अरब कंट्रीज हैं, इनमें भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं के अधिकारों की बात होने लगी है, आज हम देखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे इन नक्शों के लिए ऐतिहासिक आंकड़े मैरीलैंड विश्वविद्यालय की पोल्ट्री के प्रोजेक्ट से लिए एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। अगर हम बात करें अब पूरी 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, आप ये भी देखेंगे कि आज दुनिया के अधिकांश देशों में लोकतंत्र है, पर अभी तक काफ़ी बड़े हिस्से में ऐसे लोकतंत्र नहीं है। हम ये भी देखेंगे अपने पड़ोसी देशों में भी, सही मायने में कई देशों में भी क्या है, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। नेपाल बहुत सारी प्रक्रियाओं के दौर से गुजरा। ठीक, कैसे वहाँ से एक राजा का शासन समाप्त होता है और फिर धीरे धीरे वहाँ साम्यवादी दलों की स्थापना, साम्यवादी शासन स्थापित होता है। कई बार वहाँ का संविधान बना, टूटा, फिर बना। अब फिर से एक नया संविधान वहाँ के लोगों ने अपनाया और सरकार ने एक नई सरकार का निर्माण हुआ। इसी तरीके से विश्व के अन्य देशों में आप देखेंगे, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे अन्य कंट्रीज हो। ठीक है, हमने देखा होगा अरब कंट्रीज में बहुत सारे लोगों को क्या है, महिलाओं को भी अब संसद में या चुनाव में भाग लेने के अधिकार की बात होने लगी है, अधिकार मिलने लगा कुछ देशों में। तो ये सब विस्तार हुए हैं लोकतंत्र के। अब हम देखेंगे लोकतंत्र का विस्तार दुनिया में एक समान नहीं हुआ है। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि कई जगह ये शांतिपूर्वक विस्तार हुआ है लोकतंत्र का, कई जगह हड़तालों के माध्यम से हुआ अधिकारों के लिए, कई जगह हिंसक घटनाओं के माध्यम से लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ठीक है, कई जगह जनमत संग्रह से लोकतंत्र स्थापित हुए हैं। तो हम ये भी देखेंगे और वहाँ भी देखेंगे जहाँ पहले लोकतंत्र स्थापित हुआ, फिर बाद में वहाँ एक तानाशाह या एक दलीय शासन व्यवस्था फिर से स्थापित होती है, फिर से जनमत संग्रह होता है, संधि होती है, फिर से लोकतंत्र स्थापित होता है। हम ये भी देखेंगे। अब हम ये भी बात करते हैं, कहाँ पहुँचे हम, इन नक्शों के आधार पर 3 देशों की पहचान करें और नीचे दिए गए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर फिर से नीचे तालिका को देखें। तो 1950, 1975 और 2000 की बात करें तो आप देखेंगे आप लोकतंत्र किन देशों में था। आप अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लातिनी अमेरिका में देखेंगे। तो और कुछ ऐसे पहचान करें, ये आपको पढ़ने के लिए है, आप कभी इसको फिल करना चाहें तो आप देखेंगे यूरोप में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बहुत समय से पालन होता आ रहा है, यूरोप में। इसके बाद आप देखेंगे एशिया के भी कुछ कंट्रीज में पहले से ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन हुआ है। लातिनी अमेरिका के देश अधिकतर क्या है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में माने जाते हैं, थर्ड वर्ल्ड। और एशिया में भी कुछ राष्ट्र जो है थर्ड वर्ल्ड में माने जाते हैं, तीसरी दुनिया के देशों। यहाँ जब लोकतंत्र अपनाया गया तो यहाँ सीधे ये किसी के उपनिवेश थे, उपनिवेश के बाद यहाँ लोकतंत्र स्थापित हुए। स्थापित होने के दौरान कई देशों में फिर से ये क्या सैनिक तानाशाही शासन स्थापित हुए, कई सारी घटनाएं घटी इन सब शासन में, इन कालों में, क्रम में। तो इस सबको देख सकते हैं। अब लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की अगर हम बात करें तो शुरुआत की हम चरण की बात करें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की, जिसमें क्या है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई थी, जो रूसी क्रांति से प्रभावित थी। आपने पढ़ा होगा इस जन विद्रोह ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना कर दी थी। ठीक है, पूरी 19वीं सदी भर में फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया। ठीक है, पूरी 19वीं सदी भर क्या चलता रहा, फ्रांस में बार बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया, बार बार इसे बहाल किया गया। आप देखेंगे वहाँ के लोगों ने बार बार इसके लिए क्या हुआ, लड़ाइयाँ की। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों को प्रेरणा दी। ठीक है, पूरे विश्व के लिए किए, पूरे यूरोप के लिए, पूरे विश्व के लिए ये क्या हुआ, लोकतंत्र के संघर्षों की एक प्रेरणा थी। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वहाँ प्रगति की रफ्तार काफ़ी धीमी थी। अगर हम देखते हैं इस क्रम में 1215 में राजा जॉन द्वारा, ठीक है, एक मैग्ना कार्टा लाया जाता, अधिकारों का घोषणा पत्र था, जिसे वहाँ की संसद ने क्या हुआ, या वहाँ की सरकार ने धीरे धीरे उस राजा के अधिकारों को कम करना शुरू कर दिया। और उसी कम करने के क्रम में क्या हुआ, धीरे धीरे संसद के अधिकार बढ़ते चले गए।
ठीक है, राजा के प्रतिनिधि राजा के अधिकार धीरे धीरे सीमित होते चले गए। फिर आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का दौर आता है। औद्योगिक क्रांति के बाद धीरे धीरे मैग्ना कार्टा के अधिकारों को लोकतंत्र और मूल अधिकारों के नाम से वहाँ स्थापित कर दिए जाते हैं। इसी तरीके की हम बात करेंगे अगर 18वीं और 19वीं सदी में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में सामंतशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी गई थी। 18वीं और 19वीं सदी में क्या हुआ, राजशाही और सामंतशाही ये दोनों ही वर्ण आप देखेंगे यूरोप से जन्मे हुए वर्ण हैं। ठीक है, शक्तियों में कमी कर दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के आसपास ही उत्तरी अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 ईस्वी में ठीक फ्रांस खुद को आज़ाद कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेशों से 1776 में क्या आज़ाद कर घोषित कर दिया था। अगले ही कुछ वर्षों में इन उपनिवेशों ने साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। हम देखेंगे जब अमेरिका के जो राज्य थे उन्होंने क्या किया, एक 13 राज्यों में हम देखेंगे कि यूएसए के यूएसए के 13 राज्यों में मिलकर एक समझौता किया जिससे क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका का अस्तित्व में आया। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि 1887 में वहाँ एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया। 1787 में ये 1787 में इसी दौरान एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन होता है। ठीक है, फिलाडेल्फिया समिट होती है। ठीक है, समिट होती है। उसी में क्या हुआ, वहाँ के अमेरिकी संविधान को मंजूरी प्रदान की। इस व्यवस्था में मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था। हम ये भी देखेंगे इस व्यवस्था में मतदान का अधिकार पुरुषों तक सीमित था। कहीं ना कहीं लोकतंत्र अभी अधूरा था। 19वीं सदी में लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष अक्सर राजनीतिक समानता, ठीक है, आज़ादी और न्याय जैसे मूल्यों को लेकर ही होते थे। हम देखते थे जो 19वीं सदी में जो संघर्ष होते थे उसमें राजनीतिक समानता की बात होती थी, आज़ादी और न्याय की जैसे मूल्यों को लेकर ही अधिकतर होते थे आंदोलन। यह एक मुख्य मांग यह रहा करती थी कि सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार हो। ठीक, मताधिकार की बात 19वीं सदी से प्रारंभ हो चुकी थी। ठीक है, हम देखेंगे अगर यूरोप में जब देशों को यूरोप के देशों को जब लोकतांत्रिक व्यवस्था को, ठीक है, क्या हुआ, यूरोप के जो देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक अपनाए थे उनमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अगर हम बात करें कालक्रम में, तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने सभी लोगों को क्या हुआ 1893 में मताधिकार दिया। 1917 में रूस ने जारी किया। 1918 में देखेंगे जर्मनी ने किया। 1919 में नीदरलैंड ने किया। 1928 में देखेंगे ब्रिटेन ने किया। 1931 में देखेंगे श्रीलंका ने किया। 1934 में देखेंगे तुर्की ने, और 44 में फ्रांस, और 45 में जापान ने क्या हुआ, मताधिकार को, सार्वभौमिक मताधिकार को गारंटी और मंजूरी प्रदान की। हम देखेंगे 1950 में भारत में अगर मताधिकार क्या था, भारतीय संविधान देश तो 1947 में स्वतंत्र हो गया था, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार पूछा जा सकता है भारत में कब से लागू हुआ, तो 1950 में लागू हुआ था। 1951 में अर्जेंटीना में पूछा, 1952 में यूनान में, 1955 में मलेशिया में, 1962 में ऑस्ट्रेलिया में, 1965 अमेरिका में। आप देख सकते हैं ये अमेरिका में भी भारत से बाद
क्या हुआ, सार्वभौमिक मताधिकार मिला हुआ। 1978 में देखेंगे स्पेन में, 1994 में देखेंगे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आप देखेंगे कि अमेरिकी संविधान कब का बना हुआ था। आप देखिए 1787 की बात है, और सार्वभौमिक मताधिकार की जब बात आती है तो 1965 तक दौर आता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें अधिकांश देशों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में काफ़ी देर से मताधिकार क्यों मिला, भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप देखेंगे भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के क्रम में ही क्या हुआ, जब हम सार्वभौमिक मताधिकार की बात कर रहे थे उसी समय हमारे देश के नेताओं ने, सामाजिक आंदोलनकर्ताओं ने सार्वभौमिक मताधिकार की बात शुरू कर दी थी। ठीक है, उसी समय कुछ सीमित मताधिकार मिले हुए थे, कुछ लोगों को धर्म के आधार पर, कुछ लोगों को शिक्षित के आधार पर। ठीक, ऐसे मताधिकार का भारत में प्रयोग करने को मिला हुआ था, लेकिन इसके खिलाफ औपनिवेशिक शासनकाल में हमारे नेताओं ने, राजनेताओं ने, सामाजिक आंदोलनकर्ताओं ने क्या किया, सार्वभौमिक मताधिकार के खिलाफ भी अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छोड़ रखा था, संघर्ष जारी रखा था। इसी क्रम में हम देखेंगे इस सूची में उन देशों के नाम नहीं है जहां मताधिकार प्रभावी रूप से सभी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, जहां ऐसा अधिकार देने के बाद उसे वापस लिया जाए। ठीक है, ये नोट है, आप याद रखें, एक बार जहां दिया गया है वहां वापस नहीं लिया गया है। अपनाते लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते जा रहे थे वे सभी लोग वोट देने की अनुमति नहीं देते थे। कुछ देशों में केवल लोगों को वोट देने का अधिकार था। आपने देखा होगा अधिकांश देशों में जैसे सार्वभौमिक, जिन देशों में जब तक सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था वहाँ क्या था, केवल कुछ ही लोगों को क्या वोट देने का अधिकार था। उनके पास संपत्ति थी, जिनके पास संपत्ति थी, अक्सर महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार मिलता नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर देखेंगे तो पूरे देश में आश्रितों को, ठीक है, 1965 में मतदान का अधिकार नहीं मिला था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोग सभी वयस्कों, औरतों और मर्द, अमीर गरीब, श्वेत अश्वेत को मतदान अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। ठीक है, जहां लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्कों, औरतों या मर्द, अमीर गरीब, श्वेत अश्वेत को मतदान देने के अधिकार की मांग कर रहे थे। इसे ही हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं या सार्वभौम मताधिकार कहा जाता है। यहाँ दिए गए वाक्य में बताया गया था कि दुनिया के किस देश में कब सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया है। हम आपकी इस चर्चा कर चुके हैं। अब आते हैं 1950 के दशक की बात अगर करें तो न्यूजीलैंड ही एक अकेला देश था जहाँ के हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त था। लेकिन अगर आप नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि 20वीं सदी के शुरू में अनेक दूसरे देशों को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। हम ये भी देखेंगे 20वीं सदी में शुरू में अनेक दूसरे देशों में को भी लोकतांत्रिक बताया गया है। ठीक है, तब इन देशों में लोगों की एक बड़ी संख्या सरकार का चुनाव करती थी। इन लोगों में अधिकांश पुरुष ही होते थे, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, चाहे वो अमेरिका रहा हो, चाहे फिर ब्रिटेन रहा हो। ठीक है, यहाँ अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी नहीं मिल गई थी। ठीक है, अनेक तरह की राजनीतिक आज़ादी भी मिल गई थी। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में यह देश आधुनिक लोकतंत्र का पहला समूह बनाते हैं। आपसे पूछा जाए आधुनिक लोकतंत्र के पहले समूह में क्या सार्वभौमिक मताधिकार लागू था, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए चाहे पीटी हो या मेंस, तो आप देखेंगे जो पहला समूह था उसमें क्या था, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, यह देश आधुनिक लोकतंत्र के पहले समूह बनाते हैं। लेकिन अभी भी यहाँ क्या था, सभी लोगों को सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त नहीं थे। आप देखेंगे धीरे धीरे उपनिवेशवाद का अंत होता है। काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश अधिकांश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेशों बने रहे। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश बने रहे। इन परतंत्र देशों के लोगों को आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, चाहे भारत हो चाहे और कोई देश हो। यह लड़ाई अपने औपनिवेशिक शासकों से आज़ादी की ही नहीं, इसमें अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। अपना नेता खुद चुनने की इच्छा भी शामिल थी। हमारा देश उन थोड़े से स्वतंत्र देशों में से एक था जहां के लोगों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष किया। इसमें
से अनेक देशों ने दूसरे देशों के तत्काल बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। ठीक है, भारत ने 1947 में आज़ादी हासिल की, गुलाम देश से लोकतांत्रिक देश के बनने की राह पर चल पड़ा। यहाँ आज तक लोकतंत्र बना हुआ है, फल फूल रहा, उपनिवेशवाद रहे, अधिकांश देश दूसरे देशों का अनुभव अच्छा नहीं रहा। ठीक है, हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं की जो समिति थी उन्होंने विश्व के अधिकांश देशों का संविधान भी और लोकतंत्र के अध्ययन किया। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना का उदाहरण उपनिवेश देशों के सामान्य अनुभवों को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। यह ब्रिटिश उपनिवेश था घाना, इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। आपको पता होना, ये पूछा जा चुका कई बार। 1957 में आज़ाद हुआ, अफ्रीका के सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में से एक था। आप ये चीज़ याद रखें। घाना का पहले नाम गोल्ड कोस्ट था, अफ्रीका में सबसे पहले आज़ादी पाने वाले देशों में से एक देश माना जाता है। इसमें अनेक अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। फिर ठीक है, इस एक सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे बामे एनक्रूमा ने देश की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। आप देखेंगे एक कोई पुत्र थे, सुनार के पुत्र और शिक्षक रहे वो बामे एनक्रूमा एक शिक्षक थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में क्या थी, सक्रिय भूमिका निभाई। ये घाना के थे। आज़ादी के बाद एनक्रूमा घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। वे जवाहरलाल नेहरू के मित्र और अफ्रीका के लोकतंत्रवादियों के लिए प्रेरणा पुरुष थे, लेकिन वे नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया। ठीक है, उन्होंने लोकतंत्र की क्या हुआ, लोकतंत्र को एक तरीके से हत्या कर दी और उन्होंने अपने आप को आजीवन के लिए चुनवा लिया राष्ट्रपति। लेकिन थोड़े समय बाद 1966 में सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह ही अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह का रहा है। इसी तरीके से हम अपने पड़ोसी देश का पाकिस्तान का भी उदाहरण ले सकते हैं। पाकिस्तान में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जब जनरल परवेज मुशर्रफ सैनिक तानाशाह से जब वो देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्होंने वहाँ के संविधान को अपने पक्ष में मोड़ लिया, शक्तियाँ अपनी ओर मोड़ ली। जिन्होंने आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाई थी, वहाँ लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब एटलस में एना घाना को ढूंढें। पिछले हिस्से में दिए गए 3 नक्शों पर घाना की जगह बताएं। सन 2000 में घाना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, घाना में फिर से किसी को जीवन भर के लिए राष्ट्रपति चुनने से क्या आपको उचित मानते हैं? क्या कुछ वर्षों की निश्चित अवधि के बाद चुनाव करना बेहतर है? ठीक, आप इस चीज़ पर चर्चा कर सकते हैं। हाल के अगर दौर की बात करें, लोकतंत्र की दिशा में ज़्यादा तेज़ी से कदम उठाने का सिलसिला लातनी अमेरिका के अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली के साथ 1980 के बाद शुरू हुआ। 1990 के दशक में सोवियत संघ ने बिखराव के साथ ये प्रक्रिया और तेज हुई। आप देखेंगे कि पोलैंड वाली कथा से हमने जाना कि सोवियत संघ को अपने पड़ोसी पूर्वी यूरोपीय साम्यवादी देशों पर नियंत्रण था। 1989-90 के दौर में पोलैंड में अनेक दूसरे सोवियत नियंत्रण के बाहर हो गए। तो पोलैंड और अनेक दूसरे देश क्या हुआ, सोवियत नियंत्रण से बाहर होते चले गए और उन्होंने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। आखिरकार 91 में सोवियत संघ भी टूटा और खुद भी बिखर गया। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। आपको पता होना चाहिए, ये एक समूह था। ये सभी स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए। इसमें से अधिकांश ने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही अपनाई। पूर्वी यूरोप पर से सोवियत संघ की नियंत्रण समाप्त हुई। सोवियत संघ के टूटने की दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ठीक है, और दुनिया फिर इसके आने के बाद द्विध्रुवी के बाद एक ध्रुवी हो गई। आप देखेंगे घाना की राजधानी अंकारा में एनाक्रोमा स्मारक है, पार्क है। ये स्मारक एनाक्रोमा की मौत के 20 साल बाद 1992 में बना। इतनी देरी का कारण क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं। ये बात 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ। नेपाल में राजा ने अपने अनेक अधिकार ठीक है चुने हुए प्रतिनिधि सरकार को सौंप दिए। खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे, लेकिन ये बदलाव स्थायी नहीं थे क्योंकि जो प्रतिनिधि थे वो राजा के ही थे। तो जब 1999 की बात करें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान फिर से शासन कायम कर लिया। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ठीक है, और पिछले दशक में लोगों को दी राजनीतिक आज़ादी को समाप्त कर दिया। लेकिन 2006 में देखेंगे
कि कैसे लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय हुई। राजा को संसद की बैठक बुलानी पड़ी। संसद ने राजा की शक्तियों को घटाकर क्या हुआ, सिर्फ नाम मात्र का शासक बना दिया। 2008 में पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र बना। नेपाल राजशाही को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। सन 2016 की बात करें, लगभग 140 देशों में बहुदलीय शासन प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी इतनी नहीं रही। पहले अलोकतांत्रिक रहे। 80 से ज़्यादा देश 1980 के बाद से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम 2016 से और 2020 तक की बात करें तो अफ्रीका और अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या लातिन अमेरिका, या हम बात करें अरब कंट्रीज में भी धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ भी लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का पालन बढ़ने लगा है। वहाँ भी मुस्लिम कंट्रीज में भी आज क्या है, जैसे जैसे लोग शिक्षित हो जा रहे हैं, मॉडर्न हो जा रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि आज का दौर अपने आप को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में बंद रखना या बहुत ज़्यादा देर तक संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने देश में महिलाओं को भी मताधिकार के अधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार की प्रक्रिया की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। ठीक है, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, देखा। लेकिन आज अनेक देशों में ना तो अपने विचारों को मुक्त भाव से व्यक्त कर सकते हैं, ना ही अपने नेता को चुन सकते हैं। वे वर्तमान और भविष्य के बारे में बड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप ये भी देखेंगे। ऐसा देखें, ऐसा एक ही देश है म्यांमार, जिसमें पहले बर्मा कहा जाता था। 48 में अपने बेसिक शासन से आज़ाद हुआ, लोकतंत्र को अपनाया। 62 में सैनिक तख्ता पलट हुआ, लोकतंत्र का अंत हुआ। 90 में क्या हुआ, लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। आंग सान सू की को अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD के चुनाव जीते, पर म्यांमार में फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं मिली, बल्कि क्या हुआ, उन्होंने सूची समेत अनेक लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार, जेल में डाल दिया। इसके बाद अब 2005 में छपा, जब आंग सान सू की को 60 वर्ष की हुई, तो इस कार्टून के जरिए कार्टून उसका क्या कहना चाहता है, वे यहाँ सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने, बयान जारी करने किसी व्यक्ति को 20 वर्ष तक जेल की सजा हो सकती है। म्यांमार क्या सार्वजनिक रूप से बोलने या बयान जारी करने पर क्या किसी भी व्यक्ति को 20 साल की सजा। सैनिक तानाशाह, म्यांमार को फौजी सरकार की ज्यादतियों से तंग आकर वहाँ 6 से 10 लाख के लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, दूसरी जगहों पर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। नज़रबंदी की सजा झेलने के बाद सूची ने लोकतंत्र के अपना अभियान जारी रखा। उनके साथ बर्मा में लोकतंत्र की मुहिम, वहाँ के लोगों का विश्व समुदाय के स्वतंत्र और बराबरी के सदस्य के रूप में पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का संघर्ष है। हम ये भी देखेंगे। उन्होंने संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अंत में उनके नेतृत्व में NLD सरकार ने 2015 में क्या हुआ, ऐतिहासिक चुनाव लड़े और एक लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हुआ। आज वहाँ क्या हुआ, आंग सान सू की समर्पित राष्ट्रपति या चुने जाते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा पालन है। और आंग सान सू की आज जेल से निकलकर एक लोकतांत्रिक नेता बन चुकी है, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आप ये भी देखेंगे। एटलस में म्यांमार को ढूंढिए, वहाँ कौन से राज्य, तो इस भारत के कौन से राज्य इसकी सीमा से लगे हुए हैं। आंग सान सू की जीवन पर संक्षिप्त निबंध लिख सकते हैं, जान सकते हैं। म्यांमार में लोकतंत्र के संघर्ष से संबंधित अखबारों को जमा करें। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।